हाँ, क्या पढ़ा था कल अपन? एटम है ना। तो एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था अपना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने पढ़ा था अबॉव प्रिंसिपल, है ना। और अबॉव प्रिंसिपल जो है इसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट तक आपका एंटर करता है, ठीक है। तो पहला आपका अपन 1s को कंसिडर करते थे, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये 1s से स्टार्ट होके आपका ये लास्ट में जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा तो उस ऑर्बिट में सबसे लास्ट में वो एंटर करता है, ठीक है। तो जिस ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम उसमें सबसे पहले, और जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा उसमें सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आपके पास जो एक एलिमेंट है एक्स, एक्स का अपन ने मॉलिकुलर वेट लिखा था, मॉलिकुलर वेट लिखा था 32 बराबर। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। ये स्टेबल आइसोटोप है तो 32 है तो इसका 16, जैसे ये अपन सल्फर का एग्जांपल ले, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है तो कैसे लिखोगे, निकालो जल्दी। क्या आएगा इसका? 1s2 2s2 2p6 है ना, टोटल हो गए 10। और उसके बाद में 3s2 3p4, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका सल्फर का, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 32 होता है, एटॉमिक नंबर 16, ठीक है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट, ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया है ना। उसके बाद में अगर अपन कोई भी एलिमेंट का या कोई भी एटम का जब एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। तो ये आपको इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे हम प्रोटॉन्स को ही क्यों कंसिडर करते? क्योंकि हो सकता है कि एटम में कभी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो वो आयंस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपका डिसोसिएट हो सकता है, आपका जो एटम रहेगा ये आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, बराबर। और वो फेनोमेना को अपने बोला था आयोनाइजेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो मेन एटम जो है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाता है तो इस केस में इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था H का, मतलब हाइड्रोजन का, इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। बट इसका अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू H+।
तो इसको अपन ने क्या बोला था, आयोनाइजेशन, है ना। ये क्या होता है आपका, आयोनाइजेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से मतलब लोअर ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको अपन ने क्या बोला था, एक्साइटेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे पढ़ा था अपन ने, बराबर। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी होंगे उसको आपको ऐड करना है। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मेरे पास में प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा या एटॉमिक मास हो जाएगा इसका 12। बट इसके आगे यूनिट क्या लगाते हैं अपन, AMU, और बता सकते क्या, कोई भी आइटम का जब अपन मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर वेट के लिए यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट किस में निकालते रहे या एटॉमिक वेट किस में निकालते, डाल्टन में, है ना। तो डाल्टन जो है ये क्या इंडिकेट करता है, एक डाल्टन, 1 डाल्टन का मतलब होता है 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। समझ में आया क्या। और 1 डाल्टन इसका वेट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आया क्या। 1 डाल्टन इसको अगर अपने ग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, यहां तक ठीक है। मतलब यहां पे अगर अपन ने ये सल्फर का एटॉमिक मास 32 लिखा है तो ये क्या शो कर रहा है, ये 32 डाल्टन है, ये 32 डाल्टन है। और डाल्टन को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट आपको डाल्टन में दिया है तो उसको सिंपली अपन ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका ग्राम में निकल के आ जाएगा। ठीक है कि यहां तक। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया ये। तो एक प्रोटॉन का अगर आपको ग्राम में वेट पूछा तो उसका वेट कितना होता है, क्या लिखा था अपन ने, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। एक न्यूट्रॉन का उतना ही, क्योंकि अपन ने क्या बोला, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन मास और 1 न्यूट्रॉन मास। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, बट प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज न्यूट्रल होता है, कुछ भी चार्ज नहीं होता है ना। उसके बाद में आपका अगर इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखे, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1 डिवाइडेड बाय 1823 ऑफ
मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब 1.66, देखो यहां पे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है रे? 10⁻⁻24, इसका मतलब होता है 0 पॉइंट के बाद आपको जीरो कितने बार निकालना है? 23 टाइम्स। 23 जीरो निकालने हैं पॉइंट के बाद में, और उसके बाद में 1 लिखना है। इतना कम वेट आपका किसका होता है? प्रोटॉन का, ठीक है। और उसको भी अपन कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1823 से। तो इसको और अगर अपन 1823 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये मास आपका और जीरो बढ़ा देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये निग्लिजिबल होता है। ठीक है क्या यहां तक? मतलब जब भी आपको किसी भी एटम का मास निकालना है तो सिर्फ हम किसका मास पकड़ते? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करते तो जितने प्रोटॉन है उतने आपको इलेक्ट्रॉन्स का भी मास ऐड करना पड़ता, बराबर। बट इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, इसलिए कोई भी एटम का, कोई भी कंपाउंड का, कोई भी मॉलिक्यूल का जब हमें मास निकालना होता है तो हम सिर्फ वहां पे एक एटम का अगर मास निकालना है तो हम सिर्फ वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसको ही कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो, यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? ठीक है ना, समझ में आया? नहीं समझ लगा? उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंटल कंपोजिशन। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ सेल। अब देखो, सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल आप कोई भी ले सकते हो। आप एनिमल सेल ले सकते हो या फिर आप प्लांट सेल ले सकते हो, ठीक है। लिविंग सेल लिया अपन ने, प्लांट सेल लिया, या फिर एनिमल सेल लिया। एनिमल सेल बहुत सारे टाइप के, आप बैक्टीरियल सेल लो, कोई भी सेल लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एनिमल सेल ले सकते हो, यहाँ पे आप बैक्टीरियल सेल ले सकते हो, यहाँ पे आप प्लांट सेल ले सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एनिमल हो, बैक्टीरियल हो, या फिर प्लांट सेल हो, या कोई भी दूसरा सेल, ठीक है। सभी सेल का जो एलिमेंटल कंपोजिशन होता है ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो एलिमेंटल कंपोजिशन की अगर हम बात करते सेल की तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जैसे आपने स्टडी के लिए एनिमल सेल लिया, एनिमल सेल का एलिमेंटल कंपोजिशन निकाल रहे, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज बाय वेट आपको मिल गया 65%। आपने दूसरे फ्रेंड ने क्या किया, प्लांट सेल लिया, तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज उसको 62% मिल गया, बट 60 के ऊपर है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल होता है ना। तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट अपन जो भी वैल्यू लिखेंगे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब एलिमेंटल कंपोजिशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सेल, जैसे ही अपन ने एनिमल सेल का डायग्राम निकाला, इसमें एनिमल सेल में ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। बट वही अगर अपन प्लांट सेल लेते, फंगल सेल लेते, बैक्टीरियल सेल लेते, तो उसमें आपको क्या मिलता है, सेल वॉल मिलता है, बराबर। उसके बाद में ये अपन सेंटर में इसके न्यूक्लियस निकालते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है,
जेनेटिक मटेरियल होता है, बराबर है क्या। उसके बाद यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, बराबर, वेसिकल्स मिल सकते हैं, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकता है। तो आपके सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते बाहर से अंदर की तरफ, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड से, बराबर, और इसके अंदर में प्रोटीन्स होते हैं, बराबर है क्या, और प्रोटीन्स के ऊपर शुगर अटैच होती है, तो अपन बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट भी इसके पास में है, बराबर है क्या। अगर हम लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड मतलब आपका फैटी एसिड का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, बराबर। इसको अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसको अपन फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ये नॉन पोलर टेल्स और उसके बाद में ये आपका पोलर हेड ग्रुप, ठीक है क्या यहां तक। तो ये हो गया आपका लिपिड का। अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रोटीन की। तो प्रोटीन आपका क्या होता है रे? इट इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना। तो ये n नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बना होता है। और अमीनो एसिड की अगर अपन बात करेंगे तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है क्या। अगर अपन नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करते तो कार्बोहाइड्रेट आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको इसमें कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? तो इसमें आपको कार्बन दिख रहा है, इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, फॉस्फेट दिख रहा है, बराबर। प्रोटीन की तरफ जाओगे, नाइट्रोजन दिख रहा है, बराबर है क्या। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, ये होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये आपका न्यूक्लियस जो रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर में होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये किससे बना होता है? तो न्यूक्लिक एसिड बना होता है आपके नाइट्रोजन बेस, बराबर। तो नाइट्रोजन बेस, उसके बाद में फॉस्फेट, ठीक है। और क्या होता है इसके पास में? शुगर होता है। तो इसके पास में आपका राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर रहेगा, ठीक है। तो इसके पास में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, ठीक है। अगर अपन नाइट्रोजन बेस की बात करते तो नाइट्रोजन बेस मतलब जिसमें नाइट्रोजन हो, तो इसमें प्यूरिन्स आते, पिरिमिडिन आते, और उसमें क्या रहेगा? आपका नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। अगर अपन डीऑक्सी राइबोज की बात करते तो वो आपका शुगर है, जिसको अपन ने अभी एक्सप्लेन किया है ना। तो शुगर आपके यहाँ पे राइबोज है, अपन वहां पे कोई दूसरा शुगर निकाला, वहां पे अपन हेक्सोजस निकाला। ये अपन सब किस लिए पढ़ रहे हैं कि आपका सेल जो है इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। आप न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस को पढ़ते हो, तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें सल्फर भी होता है। मतलब आप सेल के अंदर में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे। कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन अलग मिलेगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अलग मिलेगा, हाइड्रोजन का अलग मिलेगा, फॉस्फेट का अलग मिलेगा। तो इसमें आपके एंजाइम के एक्टिविटी के लिए हमने आयंस को भी रखा है, जैसे पोटेशियम को रखा है। कोई एंजाइम जिंक के प्रेजेंस में काम करता है, कोई एंजाइम मैग्नीशियम के प्रेजेंस में काम करता है। मतलब हमने क्या किया, ये सेल जो है ये सेल
उसका ड्राई वेट निकाला। ड्राई वेट का मतलब क्या, पूरा वाटर निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे पास में सेल बचा है उसके अपन ने हर एक एलिमेंट को अलग अलग कर दिया। हर एक एलिमेंट को अलग अलग करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, अलग अलग एलिमेंट का कुछ ना कुछ कंपोजिशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पूरा वेट एग्जांपल ले रहे, पूरा सेल का जो वेट है वो 1 ग्राम निकल गया। 1 ग्राम हमारे लिए 100% है। वो 100% में अगर ऑक्सीजन 0.65 ग्राम होगा, किसमें, 1 ग्राम में 0.65 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 65%। समझ में आया क्या। अगर अपन कार्बन निकालते, कार्बन आपको 0.18 ग्राम मिल गया, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन 18% हो गया। समझ में आ रहा है क्या। तो अपन क्या करते हैं, ये जो भी आपका सेल है, एनिमल हो, बैक्टीरियल हो या फिर प्लांट हो, सबका एलिमेंटल कंपोजिशन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो आउट ऑफ द टोटल 118 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, only हम्म 20 एलिमेंट्स आर इसेंशियल, मतलब हमारे सेल को 100 कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ओनली 20। उसमें भी यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इनका अगर अपन कंपोजिशन देखेंगे तो ये आपके परसेंट आपके सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन से, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। इसका कंपोजिशन हमारे सेल में कितना होता है, 98%, ठीक है कि यहां तक। उसके बाद ने ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम,
फाइनली मैग्नीशियम, इसका अगर परसेंटेज देखते हैं अपन तो 65%, कितना 65% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। ठीक है, सेल का जितना भी वेट निकल के आया उसमें से 65% किसका होता है, ऑक्सीजन का। 9.8%, बट इसको 18% ही लिखो क्योंकि हर एक सेल में अलग अलग। बाद में इसका होता है 10%, इसका होता है 3%। ठीक है, उसके बाद इसका होता है 1.5%, इसका होता है 1%, इसका होता है 0%, इसका होता है 0%, इसका होता है 3, और इसका होता है 0.5%। तो सबसे ज्यादा क्या है रे, ऑक्सीजन। किसका है, कार्बन का। कार्बन का परसेंट है, ये अपन ने सेल का लिखा है ना, सेल का कंपोजिशन लिखा है, बराबर है क्या। बट अगर आप अर्थ क्रस्ट का, अर्थ क्रस्ट का अगर कंपोजिशन देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन होता है 47.7%। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका सिलिकॉन, इसका परसेंटेज होता है 27। ठीक है, उसके बाद में एल्यूमिनियम नियर अबाउट 18% तक होता है। और अगर आप कार्बन का देखोगे, कार्बन जो है ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर तीनों में भी आपका कार्बन का अमाउंट 0.8%। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, तो कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे अर्थ क्रस्ट में, मतलब आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, इन्वायरमेंट में आपका जो कार्बन है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना मिल रहा है, 0.08%, और सेल में कितना है 18%, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर अपन यहां पे बाकी एलिमेंट की बात करते, जैसे हमारे पास में कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, उसके बाद में मैग्नीज है, ठीक है, उसके बाद में सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, तो ये बाकी जितने भी है, लीड हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो है ये ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब क्या, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आपको इनका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्या कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लीड, आयरन, ठीक है, ये सब क्या है आपके ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस मतलब जिनका आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम लगता है, या फिर हमारे सेल में वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। अगर अपन जिंक की बात करते हो तो जिंक का रिक्वायरमेंट हमें कम क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए लगता है। कोई भी बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ी प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड में जिंक प्रेजेंट होता है क्या, नहीं होता। उसके बाद में अगर अपन लिपिड की बात करते, प्रोटीन की बात करते, तो वहां पे जिंक प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आया। एल्यूमिनियम आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। ये जितने भी बाकी है ये सिर्फ इसके लिए लगेंगे आपको बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। समझ में आया क्या। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ट्रेस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर आप कंसीडर करोगे तो ये टोटल 6 जो है आपके पास में, ये कितना कंपोजिशन शो करते हैं सेल में, 98%। बाकी बचे हुए जो रहेंगे वो 2% शो करते। ठीक है, समझ में आया क्या। अब देखो क्वेश्चन ये है कि हमारा सेल बना कैसे, है ना।
सबसे पहले हमारे सेल में अगर ये सारे एलिमेंट्स आए हैं तो हमारा सेल कैसे बना होगा? आपको पता है क्या सबसे पहले अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे जनरेट हुई? अर्थ के ऊपर सबसे पहले लाइफ कैसे जनरेट हुई होगी? देखो, जब भी हम ना कोई केमिकल रिएक्शंस करते तो केमिकल रिएक्शंस जब करेंगे तो उस केस में हमारे टेस्ट ट्यूब में अपन कंपाउंड्स को ऐड करना स्टार्ट करते, बराबर? ये लिया वो लिया और उसके बाद में उसका रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद में क्या होता है? आपका जो फाइनल कंपाउंड बनता है उसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? जो सबसे पहले कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आपने ज्यादा ऐड किया था, जो इंग्रेडिएंट आपने ज्यादा ऐड किया था, उसका कंपोजिशन आपके कंपाउंड में ज्यादा है, बराबर? जैसे अपन ने कार्बन बहुत ज्यादा ऐड किया तो कार्बन आपके कंपाउंड में बहुत ज्यादा आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो कि जब सेल बना होगा तो सेल कैसे बना है? सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको अपन मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो मेम्ब्रेन बना है लिपिड से, ठीक है? तो सबसे पहले अर्थ के ऊपर क्या हुआ? अर्थ के ऊपर सबसे पहले ओशियन फॉर्म हुआ। ओशियन अगर फॉर्म नहीं होते अर्थ के ऊपर तो कभी भी लाइफ जनरेट नहीं होती, ठीक है? ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या हुआ कि जितने भी आप कार्बन थे, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी लिखा है अपन ने, ये सब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होना इसका स्टार्ट हो गया। ये सभी एक दूसरे के साथ में इनका रिएक्शन हुआ तो फाइनली आपके पास में क्या बन गया? आपके पास में फैटी एसिड बना होगा। तो फैटी एसिड कैसे था? तो फैटी एसिड मतलब हाइड्रोकार्बन चेन और उसके साथ में एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, तो ये फैटी एसिड बन गया। उसके बाद में हो सकता है कि ग्लिसरॉल बना होगा। तो ग्लिसरॉल कैसे होता है? ये 3 कार्बन होते हैं और इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, बराबर? उसके बाद में ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये अगर वाटर में चले गए, ठीक है, ये वाटर में चले गए, ये बने कैसे? नेचर में ये रिएक्ट हुए, नेचर में ये रिएक्ट हुए इसलिए ये बने, बराबर ना? क्योंकि फैटी एसिड में अभी अपन ने पढ़ा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बराबर? रिएक्ट होने के बाद फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना और ये आपके वाटर में आ गए। फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होता है, बराबर? सभी एक जगह पे एग्रीगेट होना स्टार्ट करेंगे। सभी एक जगह पे अगर एग्रीगेट करना स्टार्ट करते तो हो सकता है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का रिएक्शन हुआ होगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का रिएक्शन हो गया तो ये ऐसे आपका मॉलिक्यूल जनरेट, ठीक है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा था तो हो सकता है कि यहाँ पे फॉस्फेट आपका रिएक्ट हुआ इसलिए फॉस्फेट भी अटैच हो। उसके बाद में यहाँ पे पोलर हेड ग्रुप होगा तो पोलर हेड ग्रुप अटैच हो गया होगा। अब आपके पास में बन गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड वाटर में आया, सभी फॉस्फोलिपिड एक जगह पे एग्रीगेट होना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना? तो एक जगह पे एग्रीगेट होना स्टार्ट करेंगे तो अभी क्या होगा कि जो फॉस्फोलिपिड्स है ये एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेगी। इंटरैक्ट करेगी, करते 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 क्या होगा? फाइनली एक स्ट्रक्चर बनेगा जो स्फेरिकल शेप का होता है जिसको अपन बोलते हैं मिसेल्स और लिपोसोम। सुना है क्या? ये लिपोसोम ऐसे होता है ना, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। अब लिपोसोम मतलब क्या रहे? लिपोसोम मतलब एक सेल ही तो है। ये आपका मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपोसोम, ठीक है? उसको हम बोल रहे हैं लिपोसोम। अब लिपोसोम के अंदर में आपका स्पेस क्या है? फ्री है, फ्री स्पेस है। अब इमेजिन करो कि ये ओशियन में क्या हुआ कि आपका जो ये लिपिड बायलेयर बनना स्टार्ट हुआ था, लिपोसोम बनने का था, तो वो लिपोसोम बनते बनते उसके अंदर में न्यूक्लिक एसिड पैक हो गया, बराबर? अगर इसके अंदर में न्यूक्लिक एसिड अगर पैक हो गया मतलब ये सेल की तरह रिसेंबल कर रहा है, तो यहां से फिर हेरिडिटी स्टार्ट हुई। मतलब एक सेल बना, वो सेल डिवाइड होता है, फिर से 2 सेल बनाता है,
तो ऐसे करते करते लाइफ आपकी जनरेट होते गई, ये अपन सब इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा आपका लाइफ जनरेट हुआ, बट क्वेश्चन ये है कि ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो लाइफ बनेगा, और ये मॉलिक्यूल्स बनने के लिए ये रिएक्ट होने चाहिए, बराबर। बट कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन 0.08% बहुत कम है, और हमारे सेल में कार्बन बहुत ज्यादा है। अगर हम इमेजिन करते कि जिस एटम का नंबर सबसे ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, वो ज्यादा रिएक्ट हुए होंगे, तो इसका मतलब सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था नेचर में, तो इनसे कंपाउंड क्यों नहीं बने, या फिर वो कंपाउंड हमारे अंदर में क्यों नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है ना, तो कार्बन कार्बन, आपको अगर हाइड्रोकार्बन चेन बनाना है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कार्बन का बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, बराबर, तभी वो रिएक्ट होंगे। पूरे इन्वायरमेंट में इतना ही कॉन्सेंट्रेशन 0.08 भी नहीं बोल रहे अपन, 0.08 बोल रहे हैं ना, इतना कम अगर कॉन्सेंट्रेशन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी किसकी है, सिलिकॉन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। तो हमारे सेल में ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, तो यहां पे आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, या फिर सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसा आपका कोई भी बायोमोलिक्यूल क्यों नहीं बना। आपके बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन ही क्यों है, ये क्वेश्चन है ना। कार्बन कार्बन ही क्यों है, भले ही उसका नंबर कम है। अपन ने जैसे अपन इवोल्यूशन जिस हिसाब से पढ़ते, इवोल्यूशन कैसे होता है कि ये सारे एटम्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट हुए, रिएक्ट होने के बाद में कंपाउंड्स बने, आपके बायोमोलिक्यूल्स बने, बायोमोलिक्यूल्स बने तो आपका सेल बना। बट ये आपके बायोमोलिक्यूल्स बनने के लिए इनका रिएक्शन होना चाहिए, और इनका तो अमाउंट आपके इन्वायरमेंट में कम है, फिर भी आपका कार्बन कार्बन कंपाउंड ही आपको सेल में क्यों दिखाई देता है, सिलिकॉन सिलिकॉन क्यों नहीं दिखाई देता, या फिर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्यों नहीं दिखाई देता। समझ में आ रहा है क्या बोल। तो इसका रीजन क्या है कि अगर कार्बन कार्बन कंपाउंड को अगर अपन एक्सप्लेन करते, तो इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अपन यहां पे रीजन लिखेंगे कि आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम या सिलिकॉन सिलिकॉन लाइट वर्सेस कार्बन कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट की कार्बन कार्बन लाइफ वर्सेस सिलिकॉन सिलिकॉन लाइफ। आपको सभी सेल में कार्बन कंटेनिंग ही बायोमोलिक्यूल्स क्यों दिखाई देते, तो इसका फर्स्ट है रीजन स्मॉल एटॉमिक रेडाई। इसका रेडियस जो होता है एटम का, ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। दूसरा, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्टेबल देन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, ठीक है। कार्बन फॉर्म अ मल्टीवैलेंट बॉन्ड, एक से ज्यादा वैलेंसी होती है ना इसकी, तो यह आपका मल्टीवैलेंट होता है। कार्बन क्या होता है, मल्टीवैलेंट होता है, इसका एटॉमिक रेडियस छोटा होता है। एटॉमिक रेडियस छोटा है तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ी, तो देखो यहां नेक्स्ट अपन पढ़ते आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या रे, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब अमाउंट ऑफ
एनर्जी, amount of energy required to release electron from outermost orbit of gaseous atom। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब हमने क्या बोला है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज और रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैसियस एटम। जो भी एटम आपके पास में है, जो भी एलिमेंट आपके पास में है, उसको गैस में कन्वर्ट करो। गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, है ना। एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में जब अपन उसको कन्वर्ट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, एनर्जी उसको फिर से देना है। तो गैस फॉर्म में जो भी एटम रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितना भी एनर्जी लगेगा उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इट इज डिपेंड ऑन आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आपको एटम समझ में आया तो ये समझ में आ जाएगा, ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है क्या। अब ये अपन ने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, मैंने यहां पे 3 शेल निकाले, ठीक है। मुझे मेरे लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो ये हो गया, बराबर। इलेक्ट्रॉन मुझे कौन से ऑर्बिट से निकालना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, मतलब मुझे ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे बाहर निकालना है तो जो भी आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी वो एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 क्यों बोल रहे हो बाद में बता दो, ठीक है। अभी तक अपन इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल ही बोले, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब ये अपन एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले। और ये इसने अगर थोड़ा भी अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका एनर्जी इस ऑर्बिट के ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये ऑर्बिट से भी ज्यादा हो जाएगी ना। ऑर्बिट से अगर ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप करने की कोशिश करेगी, तो ऊपर ऑर्बिट है ही नहीं। जैसे अपन बोलते हैं कि हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें सबसे लास्ट वाला जो प्लैनेट होगा, सबसे लास्ट वाला जो प्लैनेट होगा वो घूम रहा है अभी भी, ठीक है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशन उसको पकड़ के, अगर उसके बाहर थोड़ा भी अगर वो बाहर चला गया, मतलब ग्रेविटेशन के बाहर चला गया, तो वो हमारे गैलेक्सी से बाहर निकल गया। समझ में आया क्या। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा समझ लो कि ये सन है और ग्रेविटेशन यहां तक, और इससे ज्यादा अगर इसके पास में एनर्जी आ गई तो ये ऊपर की तरफ जाएगा इधर, बट यहाँ पे आपका कोई भी ऑर्बिट नहीं है, मतलब इसका ग्रेविटेशन खत्म हो गया, तो अपन बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर। तो इसमें क्या हो रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो ये एटम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। और पोटेंशियल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल मतलब एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट दी आयंस, दूसरा डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आयन फ्रॉम दी गैसियस, तो अपन बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आया क्या तक। अब देखो ये 1 क्यों बोला, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अगर मैंने इसके ऊपर फिर से इसके ऊपर
फिर से अगर एक और बार एनर्जी को यूज किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 बोलेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डबल पॉजिटिव, बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन फिर से आपका बाहर निकल गया। वैसे ही आप IP3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैसियस एटम। ठीक है कि यहां तक? तो मुझे एक बात बताओ, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल? मुझे एक बात बता, आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करने चाहिए? मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी कब कम लगेगा, कब ज्यादा लगेगा? कब कम लगेगा, कब ज्यादा लगेगा? हाँ, कब कम लगेगा, कब ज्यादा लगेगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको? मैंने बोला आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एनर्जी कब ज्यादा लगेगी, कब कम लगेगी। जैसे मेरे पास में दो एटम्स है, ये दो एटम्स है, एक एटम ये दूसरा एटम, इसके पास में 3 ऑर्बिट है, इसके पास में भी 3 ऑर्बिट है, किसको आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा लगेगा? ऑर्बिट तो 3 ही है ना, कब एनर्जी ज्यादा लगेगा? इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के है? कौन पकड़ के? न्यूक्लियस। मुझे एक बात बताओ, हमारा जो भी हमें वेट फील हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन इतना ज्यादा है कि अपन थोड़ा भी ग्राउंड से ऊपर तक उठ नहीं सकते, है ना? इतना वो अर्थ अपने को या कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहे, सेंटर की तरफ खींच रहे, तो ग्रेविटेशन अर्थ का ज्यादा है। बट मून के ऊपर ग्रेविटेशन है क्या? है ना, ग्रेविटेशन है बट कम है। मतलब अगर अपन चलने के लिए जाएंगे तो अपने को लगेगा अपन जंप कर रहे हैं, आपने वीडियो देखे होंगे, है ना? अब मून के ऊपर अपन चल सकते, क्यों? क्योंकि उसका भी ग्रेविटेशन है, बट उसका ग्रेविटेशन एज कंपेयर विद अर्थ कम है, तो वहां से अपन इजीली ऊपर उठ सकते हैं, जंप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने तरफ कम खींच रहा है एज कंपेयर विद अर्थ। तो इलेक्ट्रॉन मतलब अपन जंप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है और उसके लिए मिनिमम एनर्जी यूज करनी है। ये कब पॉसिबल है? जब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए। समझ में आया क्या? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन दी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा हो उतना आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना वो उसको अपने तरफ खींचेगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी भी आपको ज्यादा लगेगी। समझ में आया क्या? एंड पॉजिटिव चार्ज इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है मास। बराबर है क्या? तो जितना ज्यादा मास उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा। समझ में आया यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, बता सकते क्या? नेक्स्ट फैक्टर है आपका एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडियस जो होता है ये जितना बड़ा हो का मतलब क्या है? देखो यहां पे ये पहला एटम, ये न्यूक्लियस, ठीक है, दो अपन ने यहां पे ऑर्बिट निकाले, ये दूसरा एटम, ऑर्बिट यहां पे भी तो 2 ही निकाले, बट एटॉमिक रेडियस इसका ज्यादा है। एटॉमिक रेडियस ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया।
समझ में आ रहा है क्या? तो एटॉमिक रेडियस अगर आपकी बढ़ती है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब रेडियस ज्यादा, अट्रैक्शन कम, तो एनर्जी उसको बाहर निकालने के लिए कम लग जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज? डायरेक्टली, तो ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट्स आपके जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर दूर जा रहा है, बराबर। तो यहाँ पे ऑर्बिट ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है रे शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब सुन लो। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन यहां से आपको बाहर निकालना। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में ये दो ऑर्बिट्स आ रहे हैं, बराबर। और ये दो ऑर्बिट्स आने के कारण क्या होता है कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अपन बोलते हैं ना कि मेरे को एक फ्रेंड का हाथ पकड़ना है, बट बीच में अगर दो लोग घुस गए तो अपन हाथ पकड़ पाएंगे कि नहीं? तो वैसा ही ये कंसेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि बीच में अगर ऑर्बिट जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं उतना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम। समझ में आया? चलो यहां तक ठीक है क्या? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, है ना, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है क्या यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो अपन ने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा, और आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा कि आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब जो भी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है कम करना, ये डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर्स के ऊपर, बराबर। अगर आप रेडियस बढ़ा दो एटम की तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल घट जाएगा, अगर ऑर्बिट बढ़ाते हो घट जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाते हो तो भी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। बट अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाओगे न्यूक्लियस का तो इसका मतलब आपका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर मैंने आपको दो एटम्स दिए, एक एटम दिया कार्बन, दूसरा दिया नाइट्रोजन, तो आपको अगर पूछा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका कम होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए? कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, या मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और नाइट्रोजन का 7, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसके पास में है? नाइट्रोजन, है ना, उसके पास में 7 प्रोटॉन्स है, मतलब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का बढ़ गया, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहेगा? नाइट्रोजन। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो हमने क्या बोला था कि कार्बन कार्बन लाइफ वर्सेस सिलिकॉन सिलिकॉन लाइफ, और इसमें कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है छोटा होता है। एटॉमिक रेडियस छोटा है इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस अगर छोटा है तो इसका मतलब वो जिसके साथ में भी बॉन्ड फॉर्म करेगा वो स्टेबल रहेगा, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर विद दी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। तो अपन ऐसे बोल ही नहीं सकते कि सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड नहीं बनाया,
बनाया होगा, बट वो इतना वीक होता है कि वो फटाक से ब्रेक हो जाता है, नेचर में स्टेबल ही नहीं होता। अगर गलती से हमने क्या किया, हमने हर एक कंपोनेंट को, ठीक है, अपन ने क्या किया, अपन ने तपश्चर्या की, ठीक है, और भगवान को क्या वरदान मांगा कि सिलिकॉन मेरे बॉडी में ज्यादा होना चाहिए, मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है जिसमें कार्बन है तो उसकी जगह पे सिलिकॉन आ जाए। भगवान ने बोला तथास्तु, म्हणजे तुमच्या सगळ्या बायोमॉलिक्युल्स मध्ये काय आलं, सिलिकॉन। क्या होना चाहिए, विद इन मिनट आपके पूरे बायोमॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे और आपकी बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ में आया क्या? मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन जो बॉन्ड है ये इतना वीक होता है कि उससे आपके कोई भी बायोमॉलिक्यूल बन ही नहीं सकते। तो नेचर ने क्या किया, नेचर कभी हर हर टाइम नेचर क्या करता है, उसी को आगे बढ़ाता है जो स्टेबल हो, जिसका फिटनेस ज्यादा हो। तो जो ऑर्गेनिज्म का फिटनेस ज्यादा है उसको ही आगे बढ़ाया जाता है। समझ में आया क्या? तो वैसे ही इसके साथ में भी हुआ, आपके बायोमोलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन है वो मोस्ट स्टेबल थे, इसलिए हमारे सेल में कार्बन कार्बन वाले ही बायोमोलिक्यूल्स आए, ठीक है, भले ही उनका नंबर क्या था, बहुत कम था। लाइफ ऐसे नहीं कि अभी आज अर्थ बना तो दूसरे दिन लाइफ बन गया, ऐसा नहीं, उसको बिलियन ऑफ ईयर्स लगे, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे और धीरे धीरे ये चेंजेस होते गए, बराबर। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन वाले कंपाउंड जो है ये हमारे सेल में आने के लिए बहुत टाइम लगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया क्या, कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल ही क्यों होते हैं, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम क्यों नहीं होता। उसके बाद में एक ऊपर नोट लिखो और वो 2 मार्क के लिए उसको याद रखना है, ठीक है। आपका जो हाइड्रोजन है, जो अपन ने 6 एलिमेंट बोले हैं, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट ग्रुप में होता है। पीरियोडिक टेबल जो है इसमें ग्रुप और पीरियड्स होते हैं, बराबर। ये जो है इसको पीरियड्स बोलते हैं अपन, बराबर, और इसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट पीरियड में है, उसके बाद में 4, 5 एंड 6 को कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा आपको पी एंड एस। तो फर्स्ट 3 पीरियड्स जो रहेंगे पीरियोडिक टेबल के, इसमें आपको ये सारे 6 एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जिसका कंपोजिशन कितना है, 98%। समझ में आ रहा है क्या? और आपके ये कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, हाइड्रोजन फर्स्ट में, उसके बाद में 4, 5, 6 में, ये तो याद रहेगा, कार्बन 6, 7, 8, और उसके नीचे एक छोड़ के फिर पी और एस लिखना, ठीक है। याद रहेगा क्या? ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हो गया ना? चलो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स जो है ये सबसे पहले फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, केमिकल बॉन्ड मतलब, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है?
इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स। तो ये इंटरेक्शन स्ट्रांग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अपन बॉन्ड को क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड। तो उसके पहले हम यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि बॉन्ड आपके फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट every atom has tendency to attain inert gas configuration. तो आपका इनर्ट गैसेस क्या होते हैं या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन से कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैसेस हमारे पास में कौन से होते हैं? हेलियम, है ना, उसके बाद में है ना, तो ये आपके पास में इनर्ट गैसेस। और ये इनर्ट गैसेस, इनर्ट का मतलब क्या होता है? ये जो इनर्ट गैसेस लिखे हुए, इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब, इसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं अपन, इसको स्टेबल गैस भी बोलते हैं, इसको इनर्ट भी बोलते हैं। तो इनर्ट गैसेस का मतलब क्या होता है? इनर्ट मतलब वो किसी के साथ में भी फ्रेंडशिप नहीं करते, है ना। स्टेबल है ना, तो उसलिए तो अपन उसको स्टेबल बोल रहे हैं ना, स्टेबल गैस बोल रहे हैं ना उसको। तो इनर्ट का मतलब क्या, वो किसी के साथ में भी फ्रेंडशिप नहीं, का मतलब बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, मतलब किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं होते, इसलिए उसको बोला जाता है इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस क्या होते हैं रे आपके? नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव। उसके बाद में आप इसको स्टेबल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर एट इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोला जाता है डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, और अगर 8 है तो उसको बोला जाता है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया क्या? अब देखो, डुप्लेट किसके पास में है और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन किसके पास में? डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सिर्फ होता है हेलियम के पास में। किसके पास में? हेलियम के पास में। तो डुप्लेट का एग्जाम्पल है आपके पास में हेलियम, और बाकी सब जितने भी है आपके पास में, वो सबके पास में क्या है? ऑक्टेट। समझ में आया क्या? तो आपके पास में एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियॉन, ठीक है, ये जितने भी है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है यहां तक। अब देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन बोलते हैं कि वो स्टेबल है, ठीक है। डुप्लेट का ज्यादा अपन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि डुप्लेट मतलब उसका एक ही एग्जांपल है, दैट इज हेलियम, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि हेलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने वाले एटम हमारे पास में 2 ही होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक आपका लिथियम, ठीक है। हाइड्रोजन, हेलियम, उसके बाद में क्या आता है? लिथियम, ठीक है। अब देखो यहां पे ऑक्टेट
कॉन्फ़िगरेशन को ही हमें ज्यादा ध्यान क्यों देना है, क्योंकि सारे इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, हेलियम को छोड़ के। ठीक है, अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सभी एटम्स का ये टेंडेंसी होता है कि मुझे इसके जैसे बनना है। ठीक है, मतलब कोई भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी एटम उठाओ और उसका अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखोगे तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। ठीक है, किसी में 7 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 2। ठीक है, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 8 है तो वो इनर्ट गैस है, अगर 8 नहीं है तो वो इनर्ट गैस को छोड़ के कोई तो भी दूसरा है। तो सभी एटम का ये टेंडेंसी होता है कि मुझे किसकी तरह बनना है, इनर्ट गैस की तरह बनना है, मतलब मुझे ऑक्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है। ठीक है, हमारे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और लिथियम दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा रे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 और 2s1। मतलब ये दोनों जो है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है टू अटेन दी हेलियम कॉन्फ़िगरेशन। और हेलियम का क्या होता है, 1s2, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 2 है, बराबर। हेलियम के पास में हाइड्रोजन और लिथियम है, इसलिए ये दोनों भी किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश करेंगे, हेलियम का, क्योंकि हेलियम के वो 2 पास में, एक आगे है एक पीछे। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये 2 छोड़ के बाकी जितने भी है वो सब ऑक्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश करें। तो इसमें होता क्या है कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो वैलेंट ऑक्टेट इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी। ऑक्टेट इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी ही क्यों पढ़ रहे हैं, डुप्लेट क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने बताया डुप्लेट में सिर्फ 2 ही है, बाकी सब आपके ऑक्टेट वाले हैं। ऑक्टेट इलेक्ट्रोवैलेंट थ्योरी क्या कहती है कि जो भी आपके एटम्स है वो सभी एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश करते हैं, बराबर। तो इस केस में क्या होता है कि एक तो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन और रिसीव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड जनरेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखो अपने क्या बोला कि कोई भी एटम, ठीक है, कोई भी एटम जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट की तरह नहीं होता तो वो उसको अटेंड करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। 281 मतलब 1s2
2s2, 2p6 एंड 3s1। समझ में आया? पहला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अब 1 है तो दो कंडीशंस आएंगे। इसको एक तो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से कौन सा इजी है? डोनेट करना। 1 इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करना है ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी है, तो ये क्या करेगा, एक ऐसा पार्टनर ढूंढेगा जो इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टेबल आपको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो इधर उधर घूम रहे और छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन। मेरे को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अपन छोड़ नहीं देते। इलेक्ट्रॉन तभी रिलीज कर सकते हैं जब उससे कोई तो भी छीन रहा है ना? वो उसके सामने अगर किसी ने डिमांड किया कि मेरे को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ मेरे को भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, मेरे पास में 1 एक्स्ट्रा का है, तू ले ले। समझ में आ रहा है क्या? बट ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ऐसा नहीं। जब तक एक्सेप्टर नहीं है तब तक वो डोनेट नहीं कर सकता। अब देखो कि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किसको करेगा? जिसको जरूरत है। तो हमारे पास में Cl है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287 और 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब क्या? इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये भी दो तरीके से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकता है। एक तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और इस केस में क्या होगा रे? इसमें क्या चेंजेस होंगे? इसमें चेंजेस होंगे कि क्लोराइड जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा का एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो इतना ही है, ठीक है? कितना? 17 ना। जितना आपके पास में प्रोटॉन उतना आपके पास में इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 17। और 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया एक्स्ट्रा का, मतलब अभी इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? सिंगल नेगेटिव। बराबर, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, चार्ज था न्यूट्रल। अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो एक चार्ज आ गया इसके ऊपर नेगेटिव। इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, अब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला मतलब प्रोटॉन का एक चार्ज बढ़ गया। तो सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव। समझ में आया क्या? तो यहां पे सोडियम एंड क्लोराइड दोनों पास में आए थे, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एक्सेप्ट किया, और ये चक्कर में क्या हुआ कि दोनों के ऊपर भी चार्ज डेवलप हो गया। और दोनों के ऊपर जब चार्ज डेवलप होते हैं तो दोनों अभी कुछ नहीं कर सकते। अब दोनों एक दूसरे से भाग नहीं सकते, मतलब यहां पे फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के बीच में आपको ये कौन सा इंटरेक्शन दिख रहा है? कौन सा इंटरेक्शन दिख रहा है रे? ये जो इंटरेक्शन हुआ है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है और उसके कारण ही वो ये एक दूसरे के साथ में लिंक हो गया। क्या बोलेंगे उसको? कौन सा इंटरेक्शन है वो? आयोनिक। दो आयंस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आयोनिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका आयोनिक इंटरेक्शन। इसमें सॉल्ट भी आपका फॉर्म हुआ, तो इसको अपन सॉल्ट ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है क्या? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक
आयोनिक इंटरेक्शन और आयोनिक बॉन्ड लिखो, वो इंटरेक्शन एंड बॉन्ड के बीच में डिफरेंस बाद में समझा के दूंगा आपको, ठीक है। आयोनिक यहाँ पे बॉन्ड कर दो फिलहाल के लिए, एक्सप्लेनेशन सेम है, सिर्फ बॉन्ड कब बोलना है, इंटरेक्शन कब बोलना है, मैं जब अपन वीक इंटरेक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम और क्लोराइड के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों पास में आ रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। तो दो एटम के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको बोला जाता है बॉन्ड। समझ में आया। और ये बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है, दो आयंस के बीच में, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो फाइनली आपका सॉल्ट बनता है, इसलिए इसके इतने सारे नाम, आयंस के बीच में इसलिए आयनिक बॉन्ड, सॉल्ट बनता है इसलिए सॉल्ट ब्रिज। और दोनों भी आपके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं, मतलब सोडियम और क्लोरीन ये दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है क्या यहां तक। चलो, तो ये फर्स्ट हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, जिसमें आपके पास दो एटम्स थे, एक एटम था सोडियम, दूसरा एटम था क्लोरीन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक था, इसलिए ये डोनर बन गया, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए ये एक्सेप्टर बन गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव। ए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। इसलिए ये सोडियम जो है, ये सोडियम को बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। इसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इसको क्या बोलेंगे रे, ये हमारा इलेक्ट्रो निगेटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव ये वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जो खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप करता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो निगेटिव। ठीक है, यहां तक पक्का समझ में आया। इसमें किसी को डिफिकल्टी है क्या। ठीक है, यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट चलो, अब इलेक्ट्रोवैलेंस थ्योरी क्या बोलेगी। इलेक्ट्रोवैलेंस क्या थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतनी आपकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे कि आपके पास, जैसे और एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन इसमें, मैग्नीशियम, इसका अगर अपन आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा रे, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने इसको, 2। तो ये क्या करेगा, एक ऐसा पार्टनर ढूंढेगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, या फिर ऐसे 2 पार्टनर ढूंढेगा जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब Mg क्या करेगा, 2 ऐसे पार्टनर ढूंढेगा जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब 287 287, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ गया Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट किए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया Mg ट्वाइस पॉजिटिव। समझ में आएगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन हो गया, मैग्नीशियम। वो पॉजिटिव चार्ज खुद के ऊपर डेवलप कर रहा है ना,
तो वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये खुद के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप कर रहा है? निगेटिव। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोनिगेटिव। दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इनके बीच में अभी कौन सा इंटरेक्शन होगा? अभी तो पढ़ा ना, आयोनिक। तो फाइनली आपके पास में कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा? MgCl2। समझ में आएगा यहां तक? हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरा हाइड्रोजन लिया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। बराबर। दोनों भी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बराबर, ऐसे बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है? डुप्लेट, है ना? तो ये डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। बराबर है क्या? ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए? अपन ने उसका डेफिनेशन याद रखने के लिए पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए निगेटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव। मतलब अपन डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि जिस एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसके पास में एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। समझ में आया? तो वो इलेक्ट्रो निगेटिव है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? हाँ, जीरो जीरो इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं? हाँ, वो हो गया इलेक्ट्रो निगेटिव। इलेक्ट्रो निगेटिव हो गया ना, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है ना, इसको जीरो वाला कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अटेंड करना है, इसको डुप्लेट अटेंड करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये देगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको भी डुप्लेट चाहिए। ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये भी देगा नहीं क्योंकि इसको भी डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, दोनों भी एक समझौता करते हैं। और हाइड्रोजन, दोनों भी हाइड्रोजन जो है ये क्या करते हैं, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में दे दिया और दूसरा हाइड्रोजन जो है उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में दे दिया। और यहां पे अपन ने क्या बोला? इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट कितना पेयर? एक ही पेयर ना, दो इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप 1 पेयर शेयर करते हो, कितना? 1 पेयर अगर शेयर करते हो तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं? सिंगल। अगर आप 2 पेयर शेयर करते हो, ठीक है, तो डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या? 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर अपन ने 3 पेयर किए मतलब ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपके पास दूसरा एग्जांपल, इसको अपन कैसे लिखते रहे? एच एच, या फिर इसको डायरेक्ट H2 लिखते। बराबर है क्या?
अब देखो, हमारे पास में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 क्या 6 बराबर। दूसरा ऑक्सीजन है, और इसका भी दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसको मैं ऐसे लिख सकता क्या? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका दूसरा ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा देखो, इसको 2 की जरूरत है, दोनों को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या कर लेगा? इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, मतलब इसको लगेगा कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर लेगा। अब इसको भी लग रहा है कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब टोटल क्या हो रहा है? दोनों ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? कि मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इसने 2 किए, इसने 2 किए, मतलब 2 पेयर हो गए। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसको अपन ऐसे लिखते हैं, बराबर है क्या? इसको अपन क्या बोलेंगे रे? डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड? क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए। क्यों 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए? क्योंकि उनको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है इसमें शेयरिंग हो रही है, इसमें डोनेट थोड़ी कर रहे हैं, बीच में अपन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। समझ में आया क्या? तो आयोनिक बॉन्ड तभी बनता है, आयोनिक बॉन्ड में सबसे पहले क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तभी जाके बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब आपके पास में 2 एटम्स हो, एक हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक हो इलेक्ट्रो निगेटिव। तो उसमें लिखो, अपन ने जो हेडिंग डाला था उसमें लिखो, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो निगेटिव एटम। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, कुठे पण लिहू नका, जिथे हेडिंग टाकलेली आहे तिथेच लिहा। जहां पे हेडिंग डाला था आयनिक बॉन्ड का, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का जहां पे लिखा था, वहां पे ही आपको लिखना है। और ये पॉइंट आपका आईएमपी है, वहां पे जगह नहीं होगी, मार्जिन के ऊपर लिखो नोट में, वहां पे जल्दी ध्यान में आ जाता। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, सॉरी, फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो निगेटिव एटम्स। ठीक है क्या? यहां तक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जो एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रो निगेटिव है। डोनेट करने के बाद और एक्सेप्ट करने के बाद आपके एटम के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद में फिर दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बॉन्ड है इसमें दोनों के दोनों एटम कौन से रहे आपके? दोनों के दोनों एटम इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो हम पढ़ रहे कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसमें दोनों के दोनों जो एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपको क्या लिखना है? इट इज फॉर्म बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म बिटवीन, it is formed between 2 electronegative atom, ठीक है। it is formed between 2 electronegative atoms by sharing of electron, ठीक है क्या? यहां तक चलो, यहां तक ठीक है। हाँ, अब देखो,
अगर अपन ने 1 पेयर शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर शेयर किए तो डबल बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ कि ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में ही बॉन्ड बनाता है क्या? इसके साथ में मैंने हाइड्रोजन रख दिया तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड नहीं बना सकता क्या? बना सकता है। हाइड्रोजन भी क्या है? हाइड्रोजन भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बराबर। एक बॉन्ड बन गया मतलब एक वैलेंसी हो गई। हाइड्रोजन का तो वैलेंसी फुलफिल हो गया, बट ऑक्सीजन के पास में और एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो क्या करेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में शेयर करेगा। तो इसको अपन ऐसे लिखते ना, HOH। इसका स्ट्रक्चर है। समझ में आया? अब देखो कि इसमें क्या हुआ, आपको ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी से एक्सेप्ट करेगा। बट अगर डोनर नहीं मिल गया, इसको हाइड्रोजन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर लेगा? इसके साथ में समझौता करेगा, मतलब दोनों मिलके शेयरिंग कर लेंगे। हाइड्रोजन को भी अच्छा लग रहा है, ऑक्सीजन को भी अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया। तो हमें इससे क्या पता चलता है? आपको जितने इलेक्ट्रॉन की आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कमी होती है, उतनी आपकी वैलेंसी होती है। नाइट्रोजन का अगर अपन देखेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है ना। तो ये कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। समझ में आया क्या? तो वैसे ही आपके पास में अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका वैलेंसी अलग अलग होता है। इसका मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो हमने 2 बॉन्ड्स पढ़े, एक पढ़ा आयनिक बॉन्ड, दूसरा पढ़ा अपने कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये समझ में आया? कोवेलेंट बॉन्ड में हम कल पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड में भी 2 टाइप होते हैं, पोलर नॉन पोलर। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, तो उसको अपन कल कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहां तक अच्छे से पढ़ के आना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो अपना केमिकल बॉन्ड, ये जो अपना टॉपिक है, इसके ऊपर पक्का पक्का क्वेश्चन आता है 4 मार्क का और 2 मार्क का। ठीक है क्या? आपको एक शीट भेजूंगा मैं, अपना एटम का जो जितना भी क्वेश्चंस है एटम टॉपिक के ऊपर, तो सारे क्वेश्चंस का एक शीट भेज दूंगा। ठीक है, और वो शीट को आपको फिर सॉल्व करना। ठीक है ना?